नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ने के बाद अधिकारियों ने क्रेडिट एक्शन रिस्पांस प्लान यानी ग्रैब के तहत स्टेज 4 की सबसे सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। ग्रैब 3 लागू होने के कुछ ही घंटों बाद यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने लिया, क्योंकि एयर क्वालिटी सीवियर से सीवियर प्लस श्रेणी में पहुंच गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शनिवार शाम 4 बजे तक AQI 431 से बढ़कर 6 बजे 441 हो गया, जबकि 14 दिसंबर की आधी रात तक AQI 460 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 488 और इंडिया गेट कर्तव्य पथ क्षेत्र में 407 रिकॉर्ड हुआ। CAQM ने खराब हालात के लिए धीमी हवा, ठहरा हुआ वातावरण और प्रतिकूल मौसम को जिम्मेदार बताया। स्टेज 4 के तहत दिल्ली और NCR में निर्माण, तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक, स्टोन क्रशर और माइनिंग ऑपरेशन बंद, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया पर प्रतिबंध, क्लास 5 तक हाइब्रिड पढ़ाई और सरकारी निजी दफ्तरों में 50% क्षमता पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं और बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। अधिकारियों ने सख्त निगरानी और उल्लंघन पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह भी दी गई है। वरिष्ठ CPIM नेता बृंदा करात ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले में हस्तक्षेप की मांग की जिसमें 2015 के दादरी मॉब लिंचिंग मामले के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। करात ने आरोप लगाया कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कदम को लिखित मंजूरी देकर न्याय की प्रक्रिया को रोकने की पूरी तरह गैर कानूनी और गलत कोशिश को आगे बढ़ाया है, जबकि मामले में मुख्य गवाह पहले ही अदालत में बयान दर्ज करा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत में केस वापस लेने के लिए हलफनामा दायर किया। बृंदा करात ने राष्ट्रपति से तत्काल दखल देने की अपील करते हुए कहा कि चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती हैं, इसीलिए न्याय के हित में हस्तक्षेप जरूरी है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध नगर के बिसहावड़ा गांव में 28 सितंबर 2025 को मोहम्मद अखलाक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी और उनके बेटे दानिश को भी गंभीर चोटें आई थी। इस मामले में IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था, जिस पर देश भर में भारी आक्रोश देखा गया। बृंदा करात ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वह इसमें शामिल लोगों को सजा दिलाएगी। कांग्रेस रविवार 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करेगी। पार्टी इस रैली के जरिए सरकार और चुनाव आयोग को चुनावों में हेरफेर के आरोपों पर जवाबदेह ठहराने की मांग करेगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी की भी संभावना है। कार्यक्रम से पहले नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकत्र होंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने कथित चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर से करीब 5.5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए हैं और इन पर आधारित एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने के लिए समय मांगा जाएगा। यह रैली लोकसभा में चुनाव सुधारों, खासकर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर हुई तीखी बहस के बाद हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर प्रक्रिया को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी IS के एक बंदूकधारी के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक इंटरप्रेटर की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावर को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अमेरिका और सीरिया के खिलाफ ISIS का हमला था। उन्होंने कहा कि इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सीरिया की सरकार ने भी इस हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि मारे गए लोगों की पहचान 24 घंटे तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ऐसा उनके परिजनों को सूचना देने के बाद ही किया जाएगा। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी परिसर में शनिवार को हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। हालांकि प्रोविडेंस शहर के मेयर ब्रेट इस्माइली ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है।
पुलिस के मुताबिक यह घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 4:05 पर हुई। हमलावर काले कपड़ों में था और वारदात के बाद पैदल ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, लेकिन जांच के बाद उसे घटना से असंबंधित पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। एहतियात के तौर पर ब्राउन यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस गोलीबारी की जानकारी दे दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बेलारूस ने अपनी जेलों में बंद 123 कैदियों को रिहा कर दिया है, जिनमें प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कुलेसिनकोवा और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया पियालियात्स्की शामिल हैं। यह कदम अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के बाद उठाया गया है, जिसके तहत वाशिंगटन ने बेलारूस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। कोलेस्निकोवा 2020 से जेल में थीं और लंबे समय तक एकांत कारावास में रखी गई थी। उनकी बहन तातियाना खोमिच ने मीडिया को बताया कि रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि वह सुरक्षित और ठीक लग रही हैं। यह रिहाई मिन्स्क में बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्सेंडर लुकाशेंको और अमेरिका के विशेष दूत जॉन कोयल के बीच हुई वार्ता के बाद हुई। वार्ता में अमेरिका ने पोटाश पर लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमति दी, जो उर्वरक का अहम घटक है और बेलारूस इसका बड़ा निर्यातक है। जॉन कोयल ने कहा कि रिश्ते सामान्य होने के साथ आगे और प्रतिबंध भी हटाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस पर पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार उल्लंघनों और 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के कारण कई प्रतिबंध लगाए थे। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने व्यापक जीत दर्ज करते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला और ब्लॉक पंचायतों में निर्णायक बढ़त बनाई है, जिसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मजबूत जनादेश माना जा रहा है। यूडीएफ ने 6 में से 4 नगर निगम, 86 में से 54 नगर पालिकाएं, 14 में से 8 जिला पंचायतें, 152 में से 81 ब्लॉक पंचायतें और 941 में से 492 ग्राम पंचायतें जीती हैं। इसके उलट सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को बड़ा झटका लगा और उसकी पकड़ शहरी व अर्धशहरी क्षेत्रों में कमजोर हुई। चुनाव की एक बड़ी खासियत तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, जहां उसने 101 में से 50 वार्ड जीतकर एलडीएफ के 45 साल पुराने शासन को खत्म किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूडीएफ की जीत को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल करार दिया। कुल मिलाकर नतीजे बताते हैं कि यूडीएफ की दावेदारी मजबूत हुई है, एलडीएफ पर दबाव बढ़ा है और शहरी केरल में बीजेपी की मौजूदगी भी स्पष्ट हुई है। केरल लोकल बॉडी चुनावों के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में यूडीएफ पर भरोसा करने के लिए केरल के लोगों को सलाम। यह एक अहम और खुशी देने वाला जनादेश है। ये नतीजे यूडीएफ में बढ़ते भरोसे का साफ संकेत हैं और आने वाले असेंबली इलेक्शन में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। राहुल ने कहा कि मैसेज साफ है, केरल एक जवाबदेह शासन चाहता है जो सुने, जवाब दे और काम करे। हमारा फोकस अब पक्का है, केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहना, उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर करना और ट्रांसपेरेंट लोगों को सबसे पहले रखने वाला एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करना। सभी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बधाई। पार्टी के हर लीडर और वर्कर को मेरी दिल से तारीफ, जिनकी लगन और कड़ी मेहनत से यह जीत मुमकिन हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में बीजेपी एनडीए की जीत को केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ बताया है। शनिवार को जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जमीनी स्तर पर उनकी लगातार मेहनत के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जनादेश इस बात का संकेत है कि केरल के लोग विकास के लिए भाजपा के विजन पर भरोसा जता रहे हैं। केरल की राजधानी में एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने 45 वर्षों से सिविक बॉडी पर काबिज लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का शासन खत्म कर दिया। 101 वार्ड वाली तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में एनडीए ने 50 सीटें जीती, जबकि एलडीएफ को 29 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 19 सीटें मिली। 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं और 1 वार्ड में उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा शहर के विकास और नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बेहतर करने पर काम करेगी और केरल को विकसित केरलम बनाने का लक्ष्य रखेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.